अस्सलाम वालेकुम ख्वातीनो हज़रात, कैसे हैं यार? ठीक ठाक है, फिट फाट है। वी आर फाइनली बैक विद अनदर व्लॉग और आज की इस वीडियो के अंदर वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द मोस्ट इंपॉर्टेंट एनटीएस नेट 2024 एमसीक्यूज। जी बिल्कुल, आज की इस वीडियो में ना सिर्फ हम इन चीजों के बारे में बात करेंगे बल्कि इसी के साथ साथ कुछ दिनों पहले जो एनटीएस नेट हुआ है, जिसको बहुत से लोगों ने कहा कि मुश्किल हुआ है, बहुत से लोगों ने कहा कि ये आसान था, इट वाज अ पीस ऑफ केक फॉर अस। आज की इस वीडियो में इसके बारे में भी बात करेंगे, वो एमसीक्यूज भी डिस्कस करेंगे और इसी के साथ साथ बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें आज की वीडियो में बताने जा रहा हूं। तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस लाजमी कर देना। सबसे पहले तो हम ये बात करते हैं कि नेट एनटीएस 2024 जो कि जून में हुआ है उसके रिमार्क्स क्या हैं। अराउंड अगर रेशियो देखी जाए तो 80 to 85% ऑफ द स्टूडेंट्स आर सेइंग कि दे आर एक्सपेक्टिंग 90 प्लस मार्क्स और जो बाकी स्टूडेंट्स हैं वो ये कह रहे हैं कि हमें क्वांटिटेटिव में मुश्किल हुई। अच्छा, बहुत से लोगों के ये बात भी है कि पेपर हमें 1 घंटा लेट मिला। अच्छा, जहां तक एज फार एज द पेपर इज कंसर्न्ड, जो लोग ये कह रहे हैं कि पेपर लेट मिला, ये एक वैलिड रीजन है कि अगर आपको पेपर लेट मिलता है, यानी कि अगर आपको आधा घंटा भी पेपर लेट मिलता है, तो इसका मतलब ये है कि आपका एक पूरे पोर्शन का टाइम जाया हो रहा है। और बहुत से लोगों के 15-20 एमसीक्यूज रह गए, वो कह रहे हैं कि हमने तुक्के मारे, हमें टाइम नहीं मिला और हम जो है वो तुक्के मार के आ गए एंड वी डोंट नो कि वो एमसीक्यू बेसिकली था आ गया, हमने तो पढ़ा भी नहीं, बस डायरेक्ट जो है वो ओएमआर शीट पे बबल फिल करना शुरू कर दिए। खैर, अभी मैं लेके चलता हूं आपको कंप्यूटर की स्क्रीन की तरफ, आप लोगों को वो एमसीक्यू दिखाता हूं जो कि नेट एनटीएस में देखने को मिले बहुत से लोगों को। सबसे पहले फिजिक्स पोर्शन के बारे में आ जाते हैं, फिजिक्स पोर्शन के बारे में बात करते हैं। तो फिजिक्स पोर्शन में जो सबसे पहला जो हमें एमसीक्यू देखने को मिलता है वो देखने को मिलता है पाथ ऑफ ट्रेजेक्टरी से। पाथ ऑफ ट्रेजेक्टरी से एक एमसीक्यू हमें आया। दूसरा एमसीक्यू हमें आया कि टेम्परेचर जो है हमें किस चीज को फाइंड आउट करने में हेल्प करता है। ठीक है, बहुत से एमसीक्यूज ऐसे हैं जिनमें ऑप्शंस भी साथ में दी गई हैं, लेकिन बहुत से एमसीक्यूज ऐसे हैं जिनमें ऑप्शन साथ नहीं दी गई, मतलब कि इसमें नहीं है, वैसे तो पेपर में दी गई थी। ठीक है, अच्छा, एक और चीज जो कि हमें देखने को मिली वो ये देखने को मिली कि एनटीएस में सीक्वेंस तो आगे पीछे होता ही है, लेकिन कुछ एमसीक्यूज भी हमें डिफरेंट देखने को मिले। यानी कि कुछ बच्चों के एमसीक्यूज वो कह रहे हैं कि हमारा तो बिल्कुल भी ऐसे थे ही नहीं, जबकि कुछ बच्चे ये कह रहे हैं कि हमारे कुछ इनमें से थे, बाकी नहीं थे। खैर, अगर अभी तक आप लोगों ने हमारा ब्रॉडकास्ट चैनल ज्वाइन नहीं किया तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूं, आप हमारा ब्रॉडकास्ट चैनल ज्वाइन कर लीजिए। और अगर आप जूम सेशंस लेना चाहते हैं तो यहां पर आप लोगों को सारी इंफॉर्मेशन देखने को मिल रही होगी, आप जूम सेशंस भी ले सकते हैं। अच्छा जी, नीचे देखें, वो कह रहा है कि कैपेसिटेंस के बारे में मैंने बार बार बात की, मैंने फॉर्मूला से बताया कि Q इज इक्वल टू सी वी होता है, वेयर Q इज द चार्ज, C इज द कैपेसिटेंस एंड V इज द वोल्टेज। और इससे एक एमसीक्यू लाजमी आएगा, कैपेसिटेंस, चार्ज और पोटेंशियल डिफरेंस करेक्ट फॉर्मूला। यानी कि उन्होंने एमसीक्यू में यह पूछा हुआ था कि आपने करेक्ट फॉर्मूला बताना है इन सब का। ठीक है, पोलराइजेशन इज प्रोसेस्ड बाय विच टाइप ऑफ द वेव्स। मैंने आपको स्टैंडिंग वेव्स, स्टेशनरी वेव्स, ट्रांसवर्स वेव्स और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, ये सारी चीजें मैंने आप लोगों को जो लास्ट दिन मैंने जूम सेशन किया था उसमें भी बताई थी। यूनिट ऑफ पावर, यूनिट ऑफ एनर्जी भी बताया, यूनिट ऑफ पावर खैर पेपर में आया। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। यानी कि जो भी एक्शन होता है उसका इक्वल और ऑपोजिट रिएक्शन किया जाता है या रिएक्शन होता है। इफ एक्शन इज डन बाय वन बॉडी, अगर एक्शन एक बॉडी की तरफ से किया जा रहा है तो उसका रिएक्शन कहां से आएगा? ए ऑप्शन है सेम बॉडी, बी ऑप्शन है अदर बॉडी, सी ऑप्शन है नो बॉडी और डी ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज, यानी कि बोथ ए एंड बी। ठीक है जी, एमसीक्यू नंबर 3 पे आते हैं। इफ अ बुक इज लाइंग ऑन अ टेबल देन द सम ऑफ ऑल द फोर्सेस ऑन अ बुक इज। अगर एक बुक, यानी कि अभी मेरे पास तो बुक नहीं है लेकिन फर्स्ट करें इट इज अ बुक, अगर ये टेबल है और ये बुक है, इट इज लाइंग ऑन द टेबल, सो हाउ मेनी फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन इट। खैर, इन्होंने ये तो नहीं पूछा कि हाउ मेनी फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन इट, इन्होंने पूछा द सम ऑफ ऑल द फोर्सेस इज। तो द सम ऑफ ऑल द फोर्सेस इज, आप ऑप्शन देखें, ऑप्शन 1 है 5, ऑप्शन ए है 5, ऑप्शन बी है 1, ऑप्शन सी है 5 न्यूटन, ऑप्शन ए 0 है। ठीक है, और ऑप्शन डी है हमारे पास ऑल ऑफ दीज। टॉर्क की डेफिनेशन मैं बता के थक गया, मोमेंट आर्म, टॉर्क, इसी के साथ साथ मोमेंटम, इनके फॉर्मूलाज, इनके डेफिनेशंस। ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स फॉर्मूला, सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ये दोनों चीजें आई हैं। कुछ लोगों को सेंट्रीपिटल फोर्स के लिहाज से फॉर्मूला देखने को मिला, कुछ लोगों को सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का जो फॉर्मूला है वो देखने को मिला। उन्होंने लिखा था कि फॉर्मूला बताएं कि इसका फॉर्मूला क्या है। ठीक है, ऑप्शन जी में थी एंगुलर मोमेंटम इज ड्यू टू, एंगुलर मोमेंटम जो है वो किस वजह से होती है? ऑप्शन ए है रोटेशनल मोशन और ऑप्शन बी है लीनियर मोशन।
क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। अ सिंपल प्रोजेक्टाइल मोशन इज ड्यू टू, एक सिंपल प्रोजेक्टाइल मोशन जो है वो किस वजह से होती है? ऑप्शन ए देखें, हॉरिजॉन्टल फोर्सेस या मोशन, इन दोनों में से कोई एक वर्ड था। उसको जिसने मुझे एमसीक्यूज भेजे हैं वो कह रहे हैं कि इन दोनों में से कोई एक वर्ड था, ठीक है। वर्टिकल फोर्सेस या मोशन, या वर्टिकल मोशन होगा बेसिकली, नन ऑफ दीज या फिर नो फोर्सेस, ठीक है। नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, हलवा सवाल, सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं? 45.4 में। अब आ जाते हैं केमिस्ट्री पोर्शन में। अच्छा, अगर आप मेरे से पूछते हैं कि ये बात भाई, अगर आप इस पेपर को एज अ पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, क्योंकि मैं एनटीएस के ऑफिस भी गया और मैंने सारा पेपर वगैरह वहां पर देखा और इनफैक्ट मैंने सारी चीज एनालाइज की, तो अगर देखा जाए तो बच्चे पैनिक कर गए थे। अगर बच्चे पैनिक ना करते, सुकून से तहम्मुल से बैठ के पेपर को एक दफा पूरा रीड आउट करते, तो उनको चीजें समझ आना शुरू हो जानी थी। लेकिन क्योंकि बच्चों ने पैनिक किया, बच्चे सारे अपना कॉन्सेप्ट एनटीएस में जाके भूल गए, इस वजह से दे फेस डिफिकल्टी। वरना ये पेपर इतना आसान था कि 2-3 पोर्शंस को, मतलब 2-3 क्वेश्चंस को छोड़ के 2-3 क्वेश्चंस की एक्सेप्शन अगर आप लें तो इट वाज अ पीस ऑफ केक लिटरली। जो लोग कह रहे हैं कि मुश्किल था, तो उनको या तो उनकी तैयारी नहीं अच्छी थी या फिर वो सारी चीजें नहीं देख के गए थे। एनटीएस की सीरीज की सारी वीडियो जो मैंने डाली थी, वो अगर आपने एक भी मिस कर दी थी तो यू हैव मिस्ड एवरीथिंग, ठीक है। खैर, आज से जो सीरीज स्टार्ट हो रही है वो आप लोगों ने मिस आउट नहीं करनी। मैं गर्मी में बैठा हूं और लाइक नहीं कर रहे हो आप लोग। देखो यार, गर्मी में बैठा हूं, माथे पे पसीना आ रहा है, पंखा भी बंद किया हुआ है, ठीक है, तो लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करो, ठीक है जी। केमिस्ट्री पोर्शन के बारे में बात करते हैं। वो कह रहा है जी, परसेंटेज ऑफ कैल्शियम इन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अगर आप लोगों को याद हो तो आज से 3 से 4 वीडियोस पहले मैंने परसेंटेज ऑफ कैल्शियम की बात की थी। सो परसेंटेज ऑफ कैल्शियम इन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज विच टाइप ऑफ कोल हैज हाईएस्ट कार्बन कंटेंट इन इट, यानी कि कौन सी ऐसी टाइप ऑफ कोल है जिसमें कार्बन की मिकदार या कार्बन का कंटेंट उसमें ज्यादा पाया जाता है। हाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स फॉर्म्स। हाइड्रोहेलोजिनेशन जो है अल्काइल हैलाइड्स की, वो क्या फॉर्म करती है, ठीक है जी। उसके अलावा जो ये इन्होंने जो अगला एमसीक्यू है वो तो एक बेसिकली एक फैक्ट है। फैक्ट का मतलब ये कि तो आपको रट्टा मानना था, जाहिर है अगर आप लोगों ने रट्टा नहीं इसका मारा हुआ तो फिर तो आप लोग ही इसको नहीं सॉल्व कर सकते, मतलब इसमें कोई लॉजिक नहीं है। वो ये कह रहा है कि एम क्यूरी और पी क्यूरी डिस्कवर्ड विच रेडियो एक्टिव एलिमेंट। ऑप्शन दिए भी है, यूरेनियम है, लेड है, कॉपर है या फिर रेडॉन है, ठीक है। 4s2 3d6 4s2 3d6 किसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है? ऑप्शन है आपके पास आयरन, निकल, कॉपर या जिंक। इसके लिए एटॉमिक नंबर पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। और पीरियोडिक टेबल तो आप लोग याद कर ही लें, ठीक है जी। आउट ऑफ अल्फा, बीटा एंड गामा विच हैज हाईएस्ट आयनाइजेशन। मैंने अपनी वीडियोस में बताया इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, आयनाइजेशन, शील्डिंग इफेक्ट, ये आप लोगों को पता होनी चाहिए। फॉर ट्रीटिंग द कैंसरस सेल्स इन कीमोथेरेपी विच रेडिएशंस आर यूज्ड। यार ये सवाल जो मैंने आप लोगों को कराया था वो था कि फॉर ट्रीटिंग द स्किन कैंसर, ठीक है जी। यहां पे लिखा हुआ है कैंसरस सेल्स, ठीक है, कोई इतना फर्क नहीं है, लेकिन कौन सी रेडिएशन यूज होती है? अल्फा है, बीटा है, गामा है और एक्स रेज है। NaCl has high boiling point due to ionic bonding, covalent bonding, coordinate covalent bonding या फिर all of these, ठीक है जी। इंग्लिश में आ जाए, एंटोनिम हमारे पास हमें देखने को मिला कॉन्फिडेंट का, सिनोनिम हमें देखने को मिला प्रोसीड का। बहुत से लोगों को सिनोनिम एंटोनिम देखने को मिला डिस्ट्रक्टिव का। डिस्ट्रक्टिव का एंटोनिम बहुत दफा रिपीट हुआ है। There were no questions regarding to average, mean, median, basic percentage, convergence, direct or indirect proportionality. Finance, a statement of question formation was tough than usual. Age problem was also the complex one. हाँ, ये चीज मैं मानता हूं कि एज प्रॉब्लम वाले सवाल मैंने इतने ज्यादा नहीं करवाए, लेकिन खैर इस सीरीज में वो चीजें कवर हो जाएंगी। बायोलॉजी में आ जाते हैं जी। तो 90% ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन अकर थ्रू, जो 90% है ट्रांसपोर्टेशन वो किसके थ्रू अकर की जाती है या होती है? स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन, लेटिकुलर, कटिकुलर और उसके अलावा रूट्स एंड स्टेम्स, ठीक है जी। The growth of leaves and flowers, petals, etc. is due to, जो ग्रोथ होती है लीव्स और फ्लावर्स या फिर पेटल्स की, वो किस वजह से होती है? ये ऑप्शन आपके पास है। इसमें 4 ऑप्शन होंगे, बेसिकली 2 ऑप्शन अभी इन्होंने लिखे हैं। केल्विन साइकिल की डेफिनेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट हलवा सवाल। केल्विन साइकिल की डेफिनेशन यार। ड्यूरिंग द फेज ऑफ मियोसिस क्रोमोसोम्स बिकम शॉर्ट, विजिबल एंड थिक इन विच फेज? यानी कि मियोसिस के प्रोसेस में क्रोमोसोम्स जो है वो शॉर्ट, विजिबल और थिक किस फेज में बन जाते हैं?
ये आपको डिफरेंट फेजेस दिए हुए हैं, ठीक है, इनमें से कोई ऑप्शन है। व्हाइट ब्लड सेल्स आर ऑल्सो कॉल्ड, व्हाइट ब्लड सेल्स जो है वो क्या कहलाते हैं, ये भी है। अच्छा, ये आ गया एनालिटिकल पोजीशन। अच्छा, एक चीज मैं आप लोगों को बता दूं कि अभी भी ये चीज अंडर डिबेट चल रही है कि कौन से एनालिटिकल पोजीशन में दो सवालों की स्टेटमेंट्स गलत थी। मैंने जब स्टूडेंट से अपने पूछा, जो कि हमारा एक ब्रॉडकास्ट चैनल बना हुआ है, उसमें मैंने जब उन लोगों से पूछा कि क्या ये स्टेटमेंट्स वाकई में गलत थी या नहीं, तो उन लोगों के रिमार्क्स से, उन लोगों की सजेशंस यही थी कि ये बात भाई वो दो स्टेटमेंट्स हमें गलत लगी है। दिस कन्वर्सेशन या फिर दिस डिबेट इज अंडर ऑब्जर्वेशन। अभी तक इसका कोई लाएअमल नहीं निकाला एनटीएस वालों ने। हाँ, अगर ये गलत होती है तो इसका यही है कि आपको ग्रेस मार्किंग मिल जाएगी, यानी कि जितने मार्क्स का वो एमसीक्यू था, यानी कि 2 एमसीक्यू थे, तो 2 एमसीक्यू के जितने मार्क्स बनते हैं वो आपको एज इट इज दे दिए जाएंगे। आया कि वो आपने सही किया या गलत किया, इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट। हाँ, अगर तो नहीं बनते तो फिर ऑब्वियसली जो आपने किया है उसी लिहाज से आपको जो है वो नंबर मिल जाएंगे। अच्छा, बहुत से लोगों ने ये कहा कि बात भाई पेशेंट्स वाला सवाल है। तो पेशेंट्स वाला सवाल, ये जो आप लोगों को स्क्रीन पर नजर आ रहा है सवाल, इससे बहुत ही ज्यादा मिलता जुलता था। What you have to do is just you have to make the table। अब कुछ लोग कह रहे हैं हमें सवाल ही नहीं आया, तो इसका मतलब है कि एनटीएस के इस दफा बुकलेट्स में सवाल भी चेंज थे। सीक्वेंस तो चेंज होता ही होता है, सवाल भी चेंज थे। 7 persons live in a street having houses in line, ये मैंने आप लोगों को पहले भी कराया है। इसमें सिंपल टेबल बनाना होता है, आप लोगों ने टेबल बना के आप लोगों ने इसको सॉल्व कर लेना होता है। खैर, अभी मैं नीचे एक बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू पे आता हूं। ये वाला एमसीक्यू देखें, वो ये कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। आपको नीचे कंडीशंस दी हुई है, कंडीशंस के बाद ये आपको नीचे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, आपने इन क्वेश्चंस को आंसर करना है बाय दिस कंडीशंस। A, B, C, D, E, F and G are sitting on the bench and all of them are facing east। सबसे पहले तो आपको नॉर्थ वेस्ट ईस्ट साउथ का कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि ईस्ट किधर होता है, ये ईस्ट इधर होता है, वेस्ट इसके ऑपोजिट नॉर्थ और नॉर्थ के ऑपोजिट साउथ। तो वो ये कह रहा है कि ए बी सी डी ई एफ एंड जी जो है वो फेस कर रहे हैं टूवर्ड्स द ईस्ट, ठीक है। ये चीज तो यहां से समझ आ गई। सी इज टू इमीडिएट राइट ऑफ डी बट नॉट नेक्स्ट टू एफ। अब नीचे चलते हैं, अगर हम पहली देखें तो वो ये कह रहा है कि सी जो है वो डी के राइट पे है। यहां पे मैंने पहले तो एक कंडीशन को मैंने अपनी आसानी के लिए लिख दिया कि ये सारे हैं, और फिर दूसरी कंडीशन में वो कह रहा है कि जो सी है वो डी के राइट पे है, ठीक है, बट नॉट नेक्स्ट टू एफ। अभी हमें एक्स का तो कुछ पता ही नहीं है, तो हमने सी को डी के राइट पे लिख दिया। बी इज एट एक्सट्रीम एंड हैज ई एट हिज नेबर, यानी कि बी एक्सट्रीम एंड पे है। अब कौन से एक्सट्रीम एंड पे, लेफ्ट एक्सट्रीम एंड पे है या फिर राइट एक्सट्रीम एंड पे, हमें नहीं पता, लेकिन हमें यह पता चल गया कि बी जहां भी होगा उसके साथ ई जरूर होगा। ये देखें, अगर तो बी लेफ्ट पे है तो उसके राइट पे ई आ गया, अगर तो बी राइट पे है तो उसके लेफ्ट पे ई आ गया, ठीक है जी। तो ये हमारी तीसरी कंडीशन भी फुलफिल हो गई। जी इज बिटवीन ई एंड एफ, इससे एक और चीज हमें पता लगी, जी इज बिटवीन ई एंड एफ। ई और एफ लिखो और जी को बीच में डाल दो, लेकिन अभी हमें यह भी नहीं पता कि ई और एफ है या एफ और ई है, तो इसलिए हमने इस तरह भी लिखा ई और एफ और ई को आपस में स्वैप भी कर दिया, ठीक है जी। उसके अलावा देखिए, D इज सिटिंग थर्ड फ्रॉम द साउथ एंड, साउथ एंड ये बनता है, यानी कि यहां पर आपको नजर आ रहा होगा साउथ एंड, तो D इज सिटिंग थर्ड, तीसरे नंबर पे लिख दो D को, ये देखो D इज सिटिंग थर्ड फ्रॉम द साउथ एंड। अब इन सबको कंबाइन कर दो, ठीक है जी। अब इन सबको क्या कर दो, कंबाइन कर दो। कंबाइन करा तो हमारे पास बना बी ई एफ जी और बी ई जी एफ डी सी ए, ठीक है जी, बी ई जी एफ और डी सी ए। डी हमें पता लग गया, अब ए हमें कैसे पता लगेगा, ये भी तो बात है ना। सी कैसे पता लगा, सी तो हमें इससे पता लगा क्योंकि सी इज टू इमीडिएट राइट ऑफ डी, लेकिन ए रह गया था बीच में, तो ए इन सारी कंडीशन से आया, जो रह गया वो ए था, ठीक है। हु इज सिटिंग टू राइट, मेन चीज देखो, मैं अगेन यही बात करूंगा कि मेन चीज थी ये वाली चीज को बनाना। मैं दोबारा बताता हूं कि हमने कैसे बनाया। हमने सिंपल, हमें पता था ए बी सी डी ई एफ जी, यानी कि 7 जो है